Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friends, the topic for today is 9 cash burning mistakes cost builder hundreds of crore. क्या मतलब हुआ? ऐसी कौन सी वो नो कैश बर्निंग मिस्टेक कर रहे हैं बिल्डर्स, जो उनको ना हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का नुकसान पहुंचा रही हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं रियल एस्टेट। बात करेंगे ये बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ऐसी कौन सी गलतियां हैं, होती चली जा रही हैं, होती चली जा रही हैं, होती चली जा रही हैं, और बहुत ही सिग्निफिकेंट और बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है उनके कैश फ्लो के ऊपर। तो समझ लो, आज इन चीजों को समझ के ठीक करके पूरी तरह से प्रॉफिटेबल और कैश रिच खड़ा कर देना है हमने रियल एस्टेट का बिजनेस। देखो, बड़ा ही प्रॉमिसिंग और इंटरप्राइजिंग, बहुत ही अमेजिंग बिजनेस है। जो सबसे ज्यादा वेल्थ अगर क्रिएट होती है तो रियल एस्टेट के अंदर होती है। तो जो रियल एस्टेट के अंदर खुद बिल्डर है, अगर वो इन 9 तरह की गलतियों से बच जाएं तो स्काई इज द लिमिट। तो आ जाओ उसके लिए आप समझने के लिए। सबसे पहला काम तो शुरू कर दिया रियल एस्टेट, लेकिन ट्रैक नहीं कर रहे। क्या ट्रैक नहीं कर रहे? प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। क्या मतलब हुआ कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, वो पूरा का पूरा एक जाल है जिसमें बहुत ही सारे खर्चे हैं। अब रेवेन्यू को भी देखना है, किस किस स्ट्रीम से रेवेन्यू आ रहा है रियल एस्टेट के अंदर, और विद इन द टाइमलाइन हम पूरा कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। यानी कि एक प्रोजेक्ट ना अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर है। गलती कहां पर हो रही है? गलती हो रही है कि हम प्रोजेक्ट वाइज, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकाल रहे। उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कितना कैश फ्लो चाहिए था, कब कब चाहिए था, सेपरेटली उसको ट्रैक नहीं कर रहे। एक प्रोजेक्ट आया, उसका कैश फ्लो दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर, अब यहाँ पे खर्चे की जरूरत पड़ी तो यहाँ पैसे लगा दिए। 1 2 3 4 प्रोजेक्ट इकट्ठे चल रहे हैं। अब सारा का सारा दिमाग का दही हो रखा है इन सभी के सभी प्रोजेक्ट को मैनेज और मेंटेन करने के लिए। ध्यान किस तरफ है कि बस मेरे सारे के सारे प्रोजेक्ट किसी तरीके से कंप्लीट हो जाए। लेकिन वो एक सिंगल प्रोजेक्ट वाकई ही प्रॉफिटेबल है कि नहीं, कहीं वहां पे कॉस्ट ओवररन हो गई है कि नहीं। तो क्या करना चाहिए? प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी बनानी चाहिए, जो कि नहीं बनाई जा रही। कैसे बनाते हैं प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी बनाने के लिए करना क्या था, आपने ना बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, लो जी, आइडेंटिफाई कर लिया। कैसे आइडेंटिफाई कर लिया? ये सामने देखो, उस प्रोजेक्ट का नाम रख दिया। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? एबीसी पर्टिकुलर्स। अब हमने देखना है कि ये प्रोजेक्ट के अंदर टोटल कलेक्शन कितनी एक्सपेक्टेड है, प्लान 1 करोड़ रुपए की। अब ये प्रोजेक्ट जो है, अभी तक हम कितना कर चुके हैं, अगर ये रनिंग की बात कर रहे हैं, अगर बिल्कुल प्योरली नया है तो अप टू की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले महीनों में, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, किस किस महीने में कितनी कितनी कलेक्शन आने की संभावना है उस प्रोजेक्ट के अंदर, सो दैट कि आप इसको ले गए कि पास्ट में एक्चुअल क्या रिसीव हो गया और फ्यूचर का प्लान क्या है रिसीव करने का। मतलब क्या हुआ इसका, कि आपने देखा कि मेरे प्रोजेक्ट में 1 करोड़ रुपए आने हैं, ये प्लान है, और मेरे प्रोजेक्ट में से किस किस हेड में क्या क्या खर्चे निकलने हैं। लैंड में लाइसेंस फीस, कंस्ट्रक्शन, सिविल, सीमट, आरएमसी, अदर रिलेटेड आइटम, एक्सकेवेशन है, जीआई की शीट है, फ्रेट, हायर चार्जेस, सर्विस कंसल्टेंसी, आर्किटेक्ट की फीस है, इंटरनल फिनिशिंग है, एक्सटर्नल फिनिशिंग है, फायर फाइटिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, एचवैक, सीवेज, डीजी, फायर अलार्म, बूम रैम, डब्ल्यूटीपी, लैंडस्केप, साइन बोर्ड, डब्ल्यूसीटी। दैट मीन टू से कि जो भी इस प्रोजेक्ट में मेरे खर्चे आने वाले हैं कितने, 80 लाख रुपए, बचेंगे कितने, 20 लाख रुपए। तो प्रोजेक्ट, क्या मैं 1 करोड़ रुपए की कलेक्शन करके 80 लाख खर्च के जो सोच रहा हूं 20 लाख रुपए कमाऊंगा, तो क्या वाकई ही मेरा प्रोजेक्ट उसी स्पीड से चल रहा है?
कहीं ऐसा तो नहीं 20 लाख की जगह मुझे 19,254 रुपए आने हैं, 99,000 का प्रॉफिट कम होने वाला है। क्योंकि फ्यूचर के अंदर मेरे जो खर्चे होने हैं और पास्ट में जो खर्चे हो चुके हैं, उसको जब आपने ट्रैक करना शुरू कर दिया तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। और गलती कहां पर हो रही है? गलती कहां पर हो रही है कि जब प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी को ट्रैक नहीं किया जा रहा। तो अगर आप बिल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो अब सबसे पहला परम धर्म कर्तव्य क्या है? ट्रैक करना शुरू कर दो, मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर, सो दैट कि वो मेरा प्रोजेक्ट ना प्रॉफिटेबल रहे। अगर कॉस्ट ओवररन हो गई है तो आगे हमने एस्केलेशन के द्वारा रेवेन्यू को बढ़ाना है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आने वाले समय के अंदर कौन कौन से हेड है जहां पे कॉस्ट कंट्रोल के मेजर को हमने अपनाना है। या पता लग गया कि ये प्रोजेक्ट लॉस में जाने वाला है तो दूसरा प्रोजेक्ट कितनी जल्दी कब शुरू करना है ताकि पहले वाले को टेकन केयर किया जा सके। ये सारे की सारी डिसीजन मेकिंग आएंगी कहां से? आप कह रहे हो जगमोहन समझ गए, प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज और मेंटेन करना बहुत 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 जरूरी है। तो दूसरी गलती क्या है? लैक ऑफ कैश रिजर्व। मतलब देखिए, अनसर्टेनिटी तो इतनी होती है बिल्डर के केस के अंदर कि अनफोर्सीन कई बार डिले भी हो जाती है जिसका हमारे ऊपर बस नहीं था। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, अब देखो दिल्ली एनसीआर की बात करें, पोल्यूशन हो गया, सरकार ने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन के काम रोक दो जी 1 महीने के लिए। अब कंस्ट्रक्शन के काम रोक दिए, कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकती, तो डिले होगा प्रोजेक्ट, उसका इम्पैक्ट आएगा। अब इस दौरान आपने सैलरी भी पे करनी है, खर्चे भी निकालने हैं, तो कैश रिजर्व। हर कोई ना आ रहा है कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के अंदर, और ये बड़ा आसान है जी, एक एक दो दो पांच पांच 10-10 20 करोड़ का प्रॉफिट होता है जी इसमें। सर, दूर के डोरना सुहावने लगते हैं। ये कंस्ट्रक्शन के और बिल्डर के प्रोजेक्ट में आ जाना तो आसान है, लेकिन उसको मैनेज और मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने ना कैश रिजर्व के साथ में काम शुरू नहीं किया। जो काम चल रहा है उसमें जो कलेक्शन आ रही है, अगर सारा का सारा पैसा बर्न होता चला जाएगा या इन्वेस्ट होता चला जाएगा, तो अनफोर्सिंग डिले, कॉस्ट ओवररन और इमरजेंसी को कैसे डील करने वाले हैं? दूसरी गलती क्या कर रहे हैं? कैश रिजर्व की तरफ ध्यान ना देना। तो रिकमेंडेशन क्या है? मेक श्योर टू हैव 3 to 11 month cash reserve available to you if you are really want to become a very successful builder, contractor and developer. थर्ड क्या है? ओवर एस्टिमेटिंग रेवेन्यू। मतलब क्या हुआ? देखो, आशावादी होना, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ही अच्छी बात है कि ठीक है जी, प्रोजेक्ट लॉन्च कर दो, बेच देंगे, इतना तो रेवेन्यू कर ही लेंगे, आने वाले समय में रेट बढ़ेंगे, और यहाँ पर तो जब ये प्रोजेक्ट लगेगा तो आराम से बिक ही जाएगा, रेवेन्यू तो आ ही जाएगा। नहीं आया तो ऑप्टिमिज्म बनने की जगह रियलिज्म बनना पड़ेगा। दैट मीन टू से कि गिवन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बेयर मिनिमम कितना रेवेन्यू है जो तो आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। अगर वो प्रॉफिटेबल है ना, तो फिर जो आप एस्टिमेट कर रहे हो कि इतना भी आ जाएगा, समझ लो वो आपका सुपर प्रॉफिट है। वो आपका सुपर प्रॉफिट है। दैट मीन टू से कि जब भी बिल्डर ने मार खाई है ना, वो मार ही अति उत्साहित और आशावादी होने की वजह से खाई है। ये गलती आपने नहीं करनी। चौथा, पुअर पेमेंट टर्म्स। देखिए, हम कहते हैं प्रोजेक्ट आ गया जी हमारा, कोई बात नहीं, अभी बुकिंग के ऊपर इतना सा अमाउंट दे दो, बाकी पैसे आ जाएंगे। उसके लिए प्रॉपर तरीके से पहले दिन से ही राइट कम्युनिकेट करते हुए, राइट बात कहते हुए, हमने सारे के सारे फाइनेंसर्स को डाल लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जिन्होंने जो है मार्केट ट्रेंड के हिसाब से थोड़े थोड़े पैसे अपने लगा दिए हैं। और उसके बाद हम भी जनरस हैं क्लाइंट्स के साथ में, लेकिन कंस्ट्रक्शन की टाइमलाइन को तो मीट करना ही करना है। तो जो नए नए कंस्ट्रक्शन की दुनिया में आए हैं ना, जो बिल्डर हैं, वो यहीं पर ही मार खा रहे हैं। कोई कह रहा है मेरा पहला प्रोजेक्ट है, कोई कह रहा है मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट ही नहीं होते, क्योंकि जेनरोसिटी क्लाइंट्स को दिखाते हुए, भूमि पूजन, लॉन्च और जाने कैसे कैसे समय के ऊपर और हर चीज को लेकर क्लैरिटी ना होने की वजह से, मतलब क्या हुआ?
पुअर पेमेंट टर्म्स, जेनरोसिटी क्लाइंट्स के लिए आ जाएंगे पैसे, कोई बात नहीं, और उधर से कंस्ट्रक्शन का प्रेशर है, बीच में क्या हो गया, कैश फ्लो खत्म, पैसे खत्म, फिर कैसे बनेगी, प्रोजेक्ट डिले होगा। प्रोजेक्ट डिले होगा तो क्लाइंट बोलेगा कि अरे कुछ हो तो रहा नहीं, पहले कुछ करके बताओ फिर पैसे देंगे, फिर आप कुछ करने के लिए बोरिंग्स लेंगे, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोजेक्ट लॉस के अंदर चला जाएगा। ये एक ऐसा ट्रैप है ना, तभी कुछ खास ही बिल्डर डेवलपर और कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट के बाद सक्सेसफुली डिलीवर करते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी पेमेंट टर्म्स पहले दिन से ही क्लियर है। वो अपने रेवेन्यू को रियलिस्टिक तरीके से एस्टिमेट कर रहे हैं, उनके पास ओवर पीरियड ऑफ टाइम सफिशिएंट कैश रिजर्व क्रिएटेड है, या जब वो पैसा लेते हैं नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने के समय के ऊपर 3 से 11 महीने का कैश रिजर्व बना के चल रहे हैं और हर एक प्रोजेक्ट को ट्रैक कर रहे हैं। ये चार चीजें जब आपने कर ली है ना, तो आपका रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट कामयाब होना ही होना है। तो पांचवा क्या है, पांचवा क्या है, इन एडिक्वेट इनवॉइसिंग एंड कलेक्शन प्रोसेस, यानी कि अभी भी एक्सेल की शीट के ऊपर डिमांड लेटर बन रहे हैं, ईमेल्स के ऊपर अलग अलग समय पे अलग अलग मेल जा रही हैं, रिसेप्शनिस्ट या कलेक्शन कोऑर्डिनेटर ही मैनेज कर रही है कस्टमर से पैसे रिसीव करने का तरीका, लेकिन स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर जो कि बिल्डर कम्युनिटी के लिए होना चाहिए वो लगाया ही नहीं आपने, वो लगाया ही नहीं, लगा लो। आप रियल एस्टेट के अंदर हो तो आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, जिसके अंदर एक बार आपने जो फ्लैट बेचा, बिल्डिंग बेची, उसकी डिटेल डाल दी, कस्टमर की डाल दी, ये सॉफ्टवेयर अपने आप ही उसमें से एसएमएस भेजता है, व्हाट्सएप भेजता है, ईमेल भेजता है, पेमेंट के रिमाइंडर जनरेट करता है, जिस किसी की पेमेंट आ गई है उसको टेकन केयर करता है, जीएसटी की कैलकुलेशन भी वहां से करता है, पार्टी की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी निकालता है वहां से, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी करता है, और कलेक्शन के हिसाब से रिमाइंडर, शेड्यूलर, नोट्स उसके अंदर बनाना, कनेक्टिंग डॉट क्रिएट करना, ये सारी की सारी चीजें आपके पास ना अब रियल एस्टेट का एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है, जिससे टाइमली इनवॉइसिंग हो रही है और समय पर कलेक्शन आप कर पा रहे हो, उथल पुथल फाइलों के अंदर ही ढेरम ढेर नहीं हो गए हो आप। ये गलती आमतौर पर हो रही थी रियल एस्टेट के अंदर, अब आप नहीं कर रहे हो। पॉइंट नंबर 6 क्या है, ओवर लेवरेजिंग। ये जो बोरोइंग का चक्कर है ना, बोरोइंग किल्स, ठीक है, ये लैंड के 25% के बराबर के पैसे हैं, 75% लैंड लोन लेके खरीद ली, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन करनी है, यहां वहां जहां तहां से पैसे पकड़ के और करना शुरू कर दिया कंस्ट्रक्शन का काम। ये जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, जिसने पैसे दिए हैं वापस मांगता है, ईएमआई उसकी चाहिए, उसका ब्याज देना है, ये लेवरेजिंग जब हैवी हो जाती है ना, तो उसके बाद समझ लीजिए खत्म ही है, काम खत्म ही है, इतनी ओवर लेवरेजिंग नहीं करनी। तभी रियल एस्टेट में कहा जाता है कि अगर आप सच में ढंग से काम करना चाहते हो, तो जो कंप्लीट लैंड परचेज की है ना, जो लैंड परचेज की है, लैंड के पैसे तो आपके अपने ही होने चाहिए, उसके लिए लोन नहीं चाहिए, लैंड के पैसे अपने हैं वो ले लिए, उसके आगे चलो कंस्ट्रक्शन के लिए आपने बुकिंग के पैसे ले लिए, उसके लिए आपने बोरोइंग्स कर ली, रोटेट कर लिया मनी को, लेकिन सारा काम ही बोरोइंग्स के ऊपर करना, ओवर लेवरेजिंग करना, ये एकदम किल कर लेता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने दे दिया है आपको। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है अंडर एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस। मेरी बात समझो कि जब आप रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के अंदर आ गए ना, तो यहाँ पर इतने तरह के खर्चे हैं ना, इतने तरह के खर्चे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे खर्चे हैं जो कि बहुत 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 तरीके से आते हैं। अब मैं क्या बताऊं आपको, मतलब कि अनफोर्सीन एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट से कौन कौन सी क्लियरेंसेस चाहिए। कभी ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले आ गए हैं, तो कभी कोई ईडीसी, आईडीसी क्लियरेंस, एमसीडी, डीडीए, और ना जाने ऐसी क्या क्या नई नई कंप्लायंसेस और चीजों के बारे में पता लगता है जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपना काम शुरू कर देते हो। तो कोई जल्दी नहीं है नया प्रोजेक्ट उठा के उसको शुरू करने की, पहले पूरी की पूरी एंड टू एंड कैलकुलेशन हो जानी चाहिए कि क्या कॉस्ट की एस्टिमेशन आने वाली है, और जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही प्रॉफिटेबल हो पाए। तो 8वां नंबर पॉइंट क्या है,
इनइफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल, यानी कि क्लोज मॉनिटरिंग मिसिंग है। प्रोजेक्ट मिल गया, चलो करो खर्चे, ये भी खर्चा जरूरी है, ये भी खर्चा जरूरी है, अच्छा अब ये तो कर रहे हैं, ये भी कर लो, अच्छा ये कर रहे हैं, ये भी कर लो। तो खर्चों पे खर्चे होते चले जा रहे हैं। फाइनेंशियल कंट्रोलर ना इस प्रोजेक्ट के ऊपर पहले दिन से बिठाया ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा कौन है, जो डायरेक्टर है, वो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अनाप शनाप खर्चे करता चला जा रहा है। जो फाइनेंस वाला है वो बोरिंग ही अरेंज करने में लगा हुआ है, मार्केटिंग वाला खर्चे किए चले जा रहा है, और फाइनेंस डायरेक्टर पैसे इकट्ठे करने में लगा हुआ है। तो बीच में जो कंट्रोल करना है वो कौन करेगा? पार्टियों पे पार्टियां हुई चली जा रही है रियल एस्टेट के अंदर। पार्टियों पे पार्टियां जबरदस्त हो रही है। प्रोजेक्ट क्या लॉन्च हो गया, जाने क्या हो गया। बिल्कुल ठीक कहा भूपेंद्र जी ने। तो यानी कि इधर ना इन इफेक्टिव कोस्ट कंट्रोल होने की वजह से तो क्या चाहिए, पहले दिन से ही आपकी रियल एस्टेट कंपनी के अंदर एक फाइनेंशियल कंट्रोलर चाहिए, जो बजट प्रेजेंट करता है, वीकली बेसिस पे मॉनिटर करता है, मंथली बेसिस के ऊपर प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई जाती है कि इस प्रोजेक्ट में इतना खर्चा हो गया है, इतना और होना है, जितना हो गया है जितना होना है दोनों को मिला दें तो अभी भी हमारा प्रोजेक्ट प्रॉफिट के अंदर है। इतने पैसे कम आए हैं, आने वाले समय में इस हफ्ते में इस महीने में इतने पैसे और चाहिए होंगे, जिसकी अरेंजमेंट हमें आज ही करके चलनी है। ये सारी की सारी इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल की निशानियां हैं जो कि मिसिंग हो जाता है। और नाइन्थ क्या है, स्लो प्रोजेक्ट प्रोसेस। कोई मुझसे पूछे व्हाट इज दी वन थिंग जो किसी भी कंस्ट्रक्शन बिल्डर रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट को कामयाब प्रॉफिटेबल कैश रिच सक्सेसफुल बना देगा, वो है टाइम। टाइम इज मनी। जब बिल्डर हो ना, आपने जब कोई प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, अब पैसे की तरफ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ घड़ी की तरफ देख रहे हैं, टाइम की तरफ देख रहे हैं। साम दंड भेद जो भी करना है, प्रोजेक्ट लिया, नक्शा पास किया, गवर्नमेंट अप्रूवल, तेरा मेरा इधर उधर, सारी की सारी अलाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद जो जो प्रोजेक्ट विद इन टाइमलाइन पूरे हो रहे हैं ना, उसमें प्रॉफिट आना ही आना है। लॉस का सबसे बड़ा कारण क्या है, स्लो प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस होना और डिसीजन मेकिंग को लंबा और डिले कर देना, लंबा और डिले कर देना। यस 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 यस। भूपेंद्र जी भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आज मेरे साथ लाइन है 5 AM में। तो तो बिल्कुल आप सही डिस्कस कर रहे हो। तो यहां हमने क्या किया, क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि हमने उन 9 कौन सी बर्निंग मिस्टेक की बात की है। 9 बर्निंग मिस्टेक, पहला नॉट ट्रैकिंग प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा लैक ऑफ कैश रिजर्व, तीसरा ओवर एस्टिमेटिंग रेवेन्यू, चौथा पुअर पेमेंट टर्म, पांचवा इनएडिक्वेट इनवॉइसिंग एंड कलेक्शन प्रोसेस, छठवां ओवर लेवरेजिंग, पैसे लोन बहुत ज्यादा ले लेना, अंडर एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस, इन इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल, और स्लो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, टाइम के अंदर इसको पूरा ना करना। इन 9 चीजों को अब आपने ट्रैक कर लिया ना, तो समझ लीजिए आपका काम हो गया है। और बहुत कुछ जानने के लिए आपको मालूम ही है कि मैंने ना अब आपके लिए लॉन्च कर दी है क्या, कैश फ्लो हेल्पलाइन। जैसे ही आप cashflowhelpline.in पे जा रहे हो ना, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसके अंदर। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो करो कैश फ्लो हेल्पलाइन पे रजिस्टर। जब आप रजिस्टर कर लेते हो तो उसके बाद आपको क्या मिल जाता है, आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाता है। लॉगिन कैसे करना है आपने, लॉगिन कैसे करना है, जब आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया तो लॉगिन में जा करना, जो असली चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूं अब हमने ऑनलाइन वर्ल्ड में कर दी है, वो है ये। लीजिए, ये आपने जब लॉगिन कर दिया तो आपका पर्सनलाइज डैशबोर्ड बन गया। आपके मन में एक सवाल आया कि जगमोहन कैश फ्लो के ऊपर एक सवाल पूछना है, तो ये देखिए आस्क योर क्वेश्चन। जैसे ही आपने आस्क योर क्वेश्चन पे क्लिक किया ना, तो बस अपने पर्सनलाइज क्वेश्चन को आप पूछ लो अपना पर्सनलाइज क्वेश्चन। बस जो भी आपने टाइप करना है
पूछ लो, कोई मुझे बताना है फाइल अटैच कर दो, अपने क्वेश्चन को सबमिट कर दो। जब आपका क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा, ये सीधा का सीधा पहुंच जाएगा हमारे पास। कहाँ पहुंच जाएगा? मेरे बैकएंड के अंदर पहुंच जाएगा, जहां पर मैंने 100+ की टीम अब आपके हर सवाल को जवाब देने के लिए खड़ी कर दी है, पूरा केपीओ सेंटर बना दिया है। और जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, वो मेरे कस्टमर क्वेश्चन की लिस्ट के अंदर आ चुका है। ये देखो, ये अभी आपने पूछा 4 नवंबर को, क्या क्वेश्चन पूछा आपने? आपने कहा कि मेरा सवाल है ये पर्सनलाइज क्वेश्चन वट एवर इज देयर, जो भी आपने कुछ अटैच किया। तो अब मेरी टीम इसके बेसिस पे आपको रिप्लाई करने वाली है, एनी डेस्क के ऊपर, फोन के ऊपर, और पूरा का पूरा बैकग्राउंड के अंदर फीडबैक का एवरी सिस्टम हैज बीन ऑलरेडी सेट। तो मैं तो तैयार हूं आपके हर कैश फ्लो के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। पूरी टीम बेताब है आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसके अंदर हमने बात की नाइन नाइन उन बड़ी बड़ी मिस्टेक्स के लिए। अब जो लोग मेरे साथ लाइव हैं, तो मुझे बताओ जरा चैट बॉक्स में, how was today's session? Did you really get the value? If you get the value, then please type V for value in the chat box. और जो लोग रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं, वो तो आज के कैश फ्लो की पूरा का पूरा एंजॉय करने ही वाले हैं। तो आप ना कमेंट बॉक्स में भी कोई क्वेश्चन हो या कोई पॉइंट कहना चाहो तो वो कह सकते हो। और हेमेंद्र गुप्ता जी, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग लाइव। भूपेंद्र जी कह रहे हैं वैल्यू तो वही पूरी ले रहे हैं। के महेश्वरी जी, एक्सीलेंट, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। संजय जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू एवरीबॉडी। और अब ना आपको मैं एक और चीज बता दूं कि आपके लिए ना एक बड़ी प्यारी चीज मैं लेकर आ रहा हूँ। एक मैंने बुक कंप्लीट की है अभी रिसेंटली। उस बुक का नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन सिंप्लीफाइड। फाइनेंशियल एजुकेशन सिंप्लीफाइड। तो फाइनेंशियल एजुकेशन ना रेडिली अवेलेबल नहीं है, रेडिली अवेलेबल नहीं है। ले देखिए, भारत में एक आधी कोई किताब अवेलेबल होगी जो ढंग से पूरा का पूरा फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताती होगी। तो मैंने ना पूरी मेहनत करके पूरा कंपाइल कर लिया है कि फाइनेंशियल एजुकेशन में क्या 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 होना चाहिए। इसका इंडेक्स फाइनल हो चुका है, इसके कंटेंट फाइनल हो चुके हैं, और अब बहुत जल्दी ये किताब आपके लिए पब्लिश होने वाली है। और इसकी मैं वीडियो सीरीज भी बना रहा हूँ, छोटे 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 वीडियो सीरीज भी बना रहा हूँ, ताकि आपको ना पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त हो, पूरी 100% की फाइनेंस को मैनेज करना कैसे है। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल एजुकेशन सिंप्लीफाइड। बड़ी जल्दी ही आपके पास ये किताब लेके आ रहा हूँ। यू आर दी फर्स्ट पीपल हु कम टू नो। और इसकी वीडियोस को भी मैंने कहाँ डाल देना है? कैश फ्लो हेल्पलाइन के अंदर। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर जेनरोसिटी। थैंक यू। हाँ हाँ, चलिए, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।